स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स MS09 यूनिट 1। ये आपकी पहली यूनिट है। इस यूनिट के अंदर कुछ खास दे नहीं रखा है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेरे को इसमें कुछ नज़र नहीं आए। तो सबसे पहला तो ये है इसमें कि व्हाट इज मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब आपको पता ही होगा वैसे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कैर्ड इन नेचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ज़मीन में से एल्यूमिनियम निकलता है, तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। एल्यूमिनियम से बर्तन बन सकता है, एल्यूमिनियम से तार बन सकता है, एल्यूमिनियम से और भी कई चीज़ें बन सकती हैं, सो पीस भी बन सकते हैं। इसमें क्या है, तो एल्यूमिनियम का बेस्ट यूज क्या होगा, दैट इज द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्स। मान लीजिए एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पर इंडिया में कम है, तो उसका एलोकेशन कहाँ पर करें। अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि कोल है। कोल काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के काम आता है, स्टील पावर प्लांट में आता है, और सीमेंट पावर प्लांट में आता है। दीज आर द मेन सेक्टर्स वेयर कोल इज यूटिलाइज्ड। अब वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो कोल माइंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के हाथ में हैं, और कोल की प्राइसेस भी सरकार ही फिक्स करती हैं। तो इसका एलोकेशन कैसे किया जाए, मतलब कौन से सेक्टर में अगर हम कोयले का उपयोग करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा फायदा रहे। सो ये जो एलोकेशन प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम होती है आपके इकोनॉमी। अब इसी की बात अगर हम घर पर लेकर के आए तो हमारे घर का बजट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपया है, तो आप आए घर में 40,000 रुपया लेकर के, आपने और आपकी वाइफ ने या घर के लोगों ने डिसाइड किया आप इसे कैसे खर्च करेंगे। भाई एक काम करते हैं, इसमें से 4,000 5,000 रुपया तो बच्चों की फीस चली जाएगी, ये जो है ये बिजली का चला जाएगा, ये पानी का चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बचेगा इसमें घर का राशन आ जाएगा। फिर ये इतना पैसा बचा है, अभी इस पैसे का क्या करें, इसका कहाँ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग में डालें, या फिर अब वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है वो भी खरीद लें, या अभी रुक जाए, अभी टीवी पहले खरीद लेते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं, दीज आर द इकोनॉमिक डिसीजन। एलोकेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्स। यहाँ पर स्केयर रिसोर्स क्या है, आपका आपका पैसा है, ये एक स्केयर है आपके पास, तो आप इसको एलोकेट करना चाहते हैं। कैपिटल इज स्केयर। तो जब ये हाउस होल्ड लेवल पर इस तरीके से रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में गिनेंगे। और जब हम नेशनल एग्रीगेट लेवल पर इन रिसोर्सेज के एलोकेशन को या इनकी ग्रोथ को जब हम मॉनिटर करेंगे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले। तो डिसीजन कौन से लेवल पे हो रहा है, अगर ऑपरेशनल लेवल पर हो रहा है तो ये माइक्रो है, अदरवाइज ये मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पास जो सैलरी मिलती है, आपके घर पर आती है, आप उसको खर्च करते हैं। तो ये मतलब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके लिए सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हाउस होल्ड के लिए सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और दूसरा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे आपकी खुद की फैक्ट्री है, तो आप प्राइसिंग कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई देख सकते हैं, आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो फर्म लेवल पर और हाउस होल्ड लेवल पर होंगी, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट देर आर अनलिमिटेड चॉइसेस टू प्रोड्यूस फ्रॉम दैट लिमिटेड रिसोर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने घर का लिया था, हाउस होल्ड का लिया था। आपके पास सब कुछ खर्चा करने के बाद कुछ पैसा बच रहा था, आपको टीवी लेना है, या आपको वॉशिंग मशीन लेनी है, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है। You have unlimited choice, but there is a limited resource. So management will decide what to produce, how to produce, and from whom to produce, so that there is a maximum allocation of resources and there is a maximum utilization of resources, there is a high efficiency. तो मैनेजमेंट का काम होता है गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना। और जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है वो आइदर मार्केट करता है या गवर्नमेंट करता है। सोशलिस्ट कंट्रीज में गवर्नमेंट करता है, और अगर हम कोल की प्राइसिंग की बात करें तो ये जो एलोकेशन जो है ये गवर्नमेंट कर रहा है। अब मार्केट कैसे रिसोर्स एलोकेट करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी है और कई जगह मैंने भी पढ़ा है, कि एक बार सोवियत ऑफिसर्स जो है वो लंदन घूमने के लिए गए थे वेजिटेबल मार्केट में। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई वेस्टेज नहीं है, मतलब सब्जी आती है और बिक जाती है, कुछ बचता नहीं है, सबका सभी बिक जाता। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे रशिया के अंदर मान लेते हैं कि इस बार गाजर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो रशिया के मंडी के अंदर गाजर लाके पटक दी जाती है। अब वो गाजर जो बिकती है, बाकी नहीं बिकती है। जो नहीं बिकती है वो सड़ जाती है, मंडी में फेंकनी पड़ती है, क्योंकि रेट जो है वो तो गवर्नमेंट फिक्स करती है। उसी तरीके से कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर फसल होती है, वो लेकर के आते हैं, वो फटाक से बिक जाती है, कुछ नहीं बचता।
लेकिन यहाँ पर लंदन में उन्होंने सब्जी मार्केट में देखा कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती है, फेंकी नहीं जाती है। तो जब उन्होंने इसका सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि मार्केट टेक केयर्स ऑफ इटसेल्फ। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आवक हो गई है मंडी के अंदर, तो उसका भाव अपने आप नीचे गिर जाएगा। या फिर अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है तो भाव अपने आप धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ जाएगा और वो जितनी डिमांड को सप्लाई के हिसाब से मैच कर देगा। तो मार्केट जो है सेल्फ करेक्टिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मार्केट फेलियर्स भी होते हैं। एक तो मोनोपोली होता है। मोनोपोली वर्ड आप समझ लीजिए। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर एक है और वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। देयर इज ओनली सिंगल प्रोड्यूसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मोनोपोली रखता था। फिर सेकंड आते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो चीज़ें हैं जो हमें सरकार की तरफ से मिलती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पुलिस देती है हमें, या फिर साफ पानी है, साफ हवा है। कुछ चीज़ों के पैसे भी लेती है गवर्नमेंट, लेकिन वो नॉमिनल पैसे लेती है। जैसे कि पानी का पैसा चार्ज किया जाता है, बहुत कम चार्ज किया जाता है। स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट का पैसा भी हमारे कहीं ना कहीं टैक्स वैक्स से कहीं ना कहीं चार्ज कर लिया जाता है, लेकिन बहुत कम चार्ज किया जाता है। सिवरेज है जैसे कि, ये पब्लिक गुड्स में आता है। तो और तीसरी है आपका एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज से मतलब है कि किसी एक को करने से दूसरा कुछ होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है, हमें पता नहीं है। हो सकता है अभी आपको पता ना हो, बाद में पता चले। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, जीडीपी बढ़ा रही है, सब कुछ बढ़ा रही है, लेकिन अभी आपको पता नहीं चला, बट देयर इज अ साइड इफेक्ट। और वो साइड इफेक्ट जो है धीरे धीरे आपको पता चलता है। आज से करीब से कहते हैं 10 साल बाद या 15 साल बाद आपको पता चलता है। तो दीज आर द एक्सटर्नलिटीज। इसी तरीके से अगर एजुकेशन पर आए, तो एजुकेशन में जहां तक मैं समझ पाया हूं कि कहते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन बॉयज एजुकेशन। क्योंकि एक लड़की को पढ़ाने से वो लड़की जो है आगे जा करके 4 लोगों को और पढ़ाती है। वो अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाती है, भाई बहनों को तो पढ़ाती ही पढ़ाती है, अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। तो गर्ल्स एजुकेशन जो है उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। उससे हेल्थ सही रहती है, माँ की, बच्चे की, और भी कई चीज़ें हैं। तो एजुकेशन के जो हैं देर आर साइड इफेक्ट्स, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। अब केमिकल इंडस्ट्री के तो नेगेटिव साइड इफेक्ट थे, लेकिन एजुकेशन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। तो ये साइड इफेक्ट जो हैं ये शुरुआती तौर पर हमें अच्छी तरीके से पता नहीं होते हैं। वो हमें काफ़ी दिनों बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद हमें जो है उसका आइडिया लगता है। तीसरा है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हर एक आदमी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। देयर इज ऑलवेज असिमेट्री इन इन्फॉर्मेशन। ये वर्ड है असिमेट्री। असिमेट्री इन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मैं कार की दुकान पर गया, मुझे मालूम है कि इसका इंजन जो है वो खराब है, तो मैंने उसके भाव लगाया कि भैया ये 60,000 में मुझे दे दे। दूसरा आदमी आया, उसको पता नहीं था कि इसका इंजन खराब है, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसको दुकानदार ने वही गाड़ी जो है 1,20,000 में टिका दी, बेचारा खरीद के चला गया। तो ये है असिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि स्टॉक मार्केट में भी देखा गया कई बार होती है। कई लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, और कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है वो धीरे 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 कलेक्ट करते रहते हैं स्टॉक को, और मौका आने पर उसे बेचते हैं। तो ये जो 4 सिचुएशंस जो हैं, ये 4 सिचुएशन जो हैं, मोनोपोली अगर हो तो मार्केट अपने आप को ठीक नहीं कर पाता। दिस कुड बी अ मार्केट फेलियर। और अगर कोई पब्लिक गुड है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, या पुलिस है, या क्लीन वाटर है, तो इस केस के अंदर भी जो है मार्केट फोर्सेस अपने आप उसको ठीक नहीं करती। यानी कि डिमांड सप्लाई का गेम अपने आप से उसको ठीक नहीं कर देगा। या फिर जिन चीज़ों में एक्सटर्नलिटीज़ हैं उन चीज़ों को भी जो मार्केट जो है वो अपने आप से जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनको बढ़ा नहीं देगा, और जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनको घटा नहीं देगा। क्योंकि मार्केट चलता है प्रॉफिट मोटिव से। मार्केट चलता है डिमांड इक्वल टू सप्लाईज। तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं दे सकता। तो इस वजह से जो मार्केट जो है वो इन 4 सिचुएशन में फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई विद्वानों के तर्क हैं कि नहीं, मार्केट फिर भी इन कंडीशंस में भी, चाहे वो मोनोपोली हो या कुछ हो, वो अपने आप को ठीक कर ही लेता है। मोनोपोली के केस में ये लोग कहते हैं कि मान लेते हैं कि अगर वो प्रोडक्शन कम कर देता है और प्राइस बढ़ा देता है, तो धीरे धीरे उसी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसकी बिक्री कम होगी तो टोटल रेवेन्यू नीचे चला जाएगा। फिर एक और तर्क है कि लोग खरीदना कम कर देंगे। एक और तर्क है कि हो सकता है कि इस तरीके की बदमाशी अगर वो ज़्यादातर करता रहेगा तो देयर कुड बी ए चांस कि कोई नया खिलाड़ी उस मार्केट में घुस जाए। सो टू क्रिएट एन एंट्री बैरियर दे ऑलवेज ट्राई टू कीप द प्राइस मिनिमम। तो ये काफ़ी सारी दलीलें दी गई हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि मार्केट एफिशिएंसी जो है वो मार्केट पे छोड़ दी जाए तो इन 4 मार्केट के लिए वो ठीक नहीं है। अब आता है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो एक एज ए मैनेजर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वही काम कर सकते हैं जो
आपके दायरे में हो, यानी कि आप जीडीपी और इन्फ्लेशन तो कंट्रोल नहीं कर सकते, दोज आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। तो आप कर सकते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इन्वेंट्री क्यूइंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्राइसिंग कर सकते हैं, एक बढ़िया प्राइसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो राइट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स आप चूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके मैनेजरियल स्कोप के अंदर आता है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो और बाकी डिसिप्लिन्स में भी थोड़ा बहुत रिलेशन है, ये मेरे ख्याल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास नहीं है, या आपकी केवल नॉलेज के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ऑपरेशन रिसर्च में भी इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च में कई बार मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट जैसे वर्ड्स का यूज होता है। और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, गेम थ्योरी तो ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर स्टैटिक्स, डिमांड सेल एनालिसिस, कहीं से सर्वे इकट्ठा किया, कुछ किया, फिर डिमांड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी मीन क्या है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। और अकाउंटिंग वगैरह के अंदर भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग कॉस्टिंग का पता करते हैं कि क्या प्राइसिंग रखनी चाहिए, क्या कॉस्टिंग है इसकी। तो ये सब डिसिप्लिन जो हैं आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर आप ओआर पढ़ रहे हैं तो भी आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। ये हो सकता है एक शॉर्ट नोट के तौर पर आपके आ जाए 2-3 नंबर का। तो इसमें मेरे ख्याल से डेफिनेशन देने के अलावा आपको एक एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई शॉर्ट नोट आता है, एक एग्जाम्पल देने का बिल्कुल ट्राई करें। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या होता है? पॉजिटिव एनालिसिस में क्या होता है, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो फैक्ट्स के साथ है, मतलब तथ्य हैं। और नॉर्मेटिव में फैक्ट्स नहीं होते। एक पॉजिटिव का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास डाटा होगा पुराना स्पेंडिंग का, तो उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही है क्या नहीं। दूसरा सेंटेंस है कि विमेन शुड बी प्रोवाइडेड हायर स्कूल लोन देन मैन। अब ये एक सजेशन टाइप्स है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फैक्ट्स नहीं है कि हम इसको चेक कर सके। तो ये कहलाएगा नॉर्मेटिव एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स, और जिसका फैक्ट होगा वो पॉजिटिव एनालिसिस कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्रो तो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में होता है, जैसे कि नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, वो जो टोटलिटी में पूरे कंट्री लेवल पे देखते हैं। और माइक्रो लेवल फर्म लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे होता है। अब आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर क्या होता है, हम एक ही सेक्टर पर उस चीज़ का इफेक्ट देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाई, तो हमने इम्पैक्ट उसी मार्केट में अपने रेवेन्यू पर और उसी मार्केट पर देख रहे हैं, और कहीं कोई दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, मतलब केवल एक ही सेक्टर पर देख रहे हैं। जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है कि हम एज ए होल देखते हैं और एक सिंगल मार्केट को नहीं देखते हैं, सारे मार्केट्स को कंबाइन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हायर टैक्स ऑन लीकर, हायर टैक्स ऑन लीकर का इम्पैक्ट उस सेक्टर पर भी होगा, डिमांड घट जाएगी। वैसे तो इनइलास्टिक डिमांड होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी घट जाएगी, तो डिमांड पर फर्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। हायर टैक्स होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी हायर इनकम टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या होगा, और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, दूसरे चने वाली की दुकान नहीं चलेगी, सोडा कम बिकेगा, एंड देयर कुड बी सेवरल थिंग्स। तो एक ही मार्केट का एनालिसिस ना करके 2-3-4-5 मार्केट को अगर, या सारे मार्केट्स को अगर क्लब करके देखेंगे तो जनरल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और केवल एक मार्केट पर उसका इम्पैक्ट अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब आता है स्टैटिक, कंपैरेटिव, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। ये जो वर्ड स्टैटिक और कंपैरेटिव स्टैटिक और डायनामिक की बात कर रहे हैं, ये समय से रिलेटेड है। अगर आप समय के एक पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा स्टैटिक। जैसे कि मेरे दादाजी बोलते थे कि हमारे टाइम पर घी जो है वो 10 रुपए किलो था, उस टाइम पर जो आटा था वो आता था 10 पैसे में। तो ये जो है वो स्टैटिक एनालिसिस है, समय के अंदर वो एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं। अब मैं करता हूं, जब दादाजी ने सेंटेंस कंप्लीट किया तो मैं बोलता हूं कि आज के तारीख में घी जो है वो 400 रुपए किलो आता है, और आटा जो है वो 25 रुपए किलो आता। तो अब मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया। किसको, जो उन्होंने 1947 की बात कही, उस 1947 की बात को आज मैंने 2021 की बात से कंपेयर कर लिया। तो ये कहलाएगा कंपैरेटिव स्टैटिक।
जब दो समय के दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई कंपेयर कर सकते हैं, जनरल प्राइस लेवल्स कंपेयर कर सकते हैं, जीडीपी कंपेयर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंपेयर कर सकते हैं, या कोई और इकोनॉमिक का जो भी आपको अच्छा बढ़िया सा नाम याद हो, उन दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं इन दो पॉइंट ऑफ टाइम में। और जब डायनामिक एनालिसिस की बात आती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर वेरिएबल, तो उसे डायनामिक एनालिसिस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जो है वो 1947 से लेकर के अब तक वो कैसे रहा, या जीडीपी है वो कैसे रही, पहले इतने परसेंट थी, 2% थी, 3% थी, फिर बढ़ करके 6% चली गई, फिर गिर करके इधर आ गई और अभी जो है वो बहुत ही कम चल रही है। तो वो जो मूवमेंट है जीडीपी का राइट फ्रॉम 1947 टिल 2021, इट विल बी नोन एज डायनामिक एनालिसिस। समय बदलता जा रहा है, वेरिएबल आपका एक है, ये डायनामिक एनालिसिस हुआ। इसी के साथ ये यूनिट खत्म हो जाती है। इस यूनिट के अंदर जो है मेन चीजें जो आप देख सकते हैं वो शॉर्ट नोट्स के लिए देख सकते हैं: स्टैटिक कंपैरेटिव एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो यही हैं जो मेजर चीजें हैं जो आप इस यूनिट से याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।